नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट 61 जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास में अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूंगी यूपीपीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025 के लिए। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर सिलेबस को कवर किया गया है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों का सिलेबस क्लास याद रखिएगा। यहाँ पर प्रीलिम्स में सी सैट के लिए अलग कोर्स लॉन्च किया गया है, प्लस करंट अफेयर का भी आपका एक अलग कोर्स होगा। मेंस में आपको किस तरीके से अपने आंसर्स को लिखना है ये भी आपको बताया जाएगा। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी, नोट्स आपको बाइलिंगुअल प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अगर इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन क्रैश कोर्स भी लेकर आया है। यहाँ पर किस तरीके से आपको अपने आंसर्स को मेंस में लिखना है ये आपको बताया जाएगा। तो क्लास अगर इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे कांटेक्ट नंबर दिया है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, तो एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझते हुए चलिएगा, समय लेते हुए। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेपो रेट वह दर है जिस पर बैंक को आरबीआई ऋण देता है या रिवर्स रेपो रेट से सदैव कम होता है। Repo rate is the rate at which the RBI lend to the bank. It is always lower than the reverse repo rate. आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका पहला स्टेटमेंट ही बिल्कुल सही है, लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट आपका दिया गया है इट इज ऑलवेज लोअर देन द रिवर्स रेपो रेट, ये आपका गलत है। अगर हम अभी देखें करंट स्टेटस तो रेपो रेट कितना है 6% है, लेकिन जो रिवर्स रेपो रेट है वो आपका 3.35% है। तो यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है, रेपो रेट जो है वो आपका ज्यादा है रिवर्स रेपो रेट से। तो आपका दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है और पहला सही है। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, बिल्कुल चिंता मत करिएगा, पहले प्रश्नों को देख लेते हैं। नगद आरक्षित अनुपात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे बैंक आरबीआई के पास रखता है, इसमें वृद्धि से बैंक की ऋण देने की क्षमता में भी वृद्धि होती है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। सीआरआर के बारे में मैंने आपको पहले भी क्लासेस में बताया है, ये क्या है, कैश रिजर्व रेशियो है। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो मतलब क्या, यहाँ पर कैश के फॉर्म में जो बैंक है वो कैश के फॉर्म में कुछ रिजर्व रख रहा है आरबीआई के पास। ठीक है, कुछ कैश जो है वो रिजर्व कर रहा है किसके पास, बैंक आरबीआई के पास। ये बैंक, ये के करो इसको, क्लियर है। तो ये बिल्कुल सही है। इसमें वृद्धि से बैंक की ऋण देने की क्षमता में वृद्धि होती, गलत है। अब आप समझिए, अगर आरबीआई ने कहा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आरबीआई ने कहा जो कैश रिजर्व रेशियो है वो 4% है, तो इसका मतलब बैंक के पास जो डिपॉजिट्स हैं, जो एनडीटीएल है, उसका 4% बैंक क्या करेगा, एनडीटीएल का वो आरबीआई के पास कैश के फॉर्म में रखेगा। अब सपोज करो बैंक का जो एनडीटीएल है, जो लायबिलिटी है वो 100 है। ठीक है, तो 4% जब तुम 100 का निकालोगे तो क्या आएगा, 4 रुपए आएगा। तो मतलब अगर बैंक के पास 100 रुपए है तो उसमें से 4 रुपए बैंक सीआरआर के फॉर्म में ले जाकर आरबीआई के पास रख देगा एज इट इज कैश के फॉर्म में। अब बैंक के पास खाली बचा 96 रुपीज। ठीक है, 96 रुपीज बैंक के पास बचा और इसी 96 रुपीज को बैंक एज अ लोन अपने कस्टमर को दे सकता है। अब यहाँ पर ध्यान दो, एनडीटीएल को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एनडीटीएल को नहीं, हम क्या करें, सीआरआर को बढ़ा दे रहे हैं। अब समझो, अगर मैंने सीआरआर को 4% की जगह 5% कर दिया तो इसका मतलब बैंक का एनडीटीएल अभी भी मैं 100 ही रख रही हूँ। तो यहाँ पर सीआरआर कैश के फॉर्म में कितना हुआ, 5 रुपए हुआ।
तो मतलब बैंक को 5 रुपए ले जाकर आरबीआई में डिपॉजिट कर देना है, जिसका यूज बैंक नहीं कर सकती है। तो बैंक के पास अब लोन देने के लिए कितने रुपए बचे? 100 में से 5 को माइनस करो, 95 रुपीज बचे। तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आया? जब हम सीआरआर को बढ़ा रहे हैं, जब हमने सीआरआर को 4% से 5% कर दिया, तो बैंक की जो लेंडिंग कैपेसिटी थी वो घट गई। पहले बैंक 96 रुपीज लेंड कर सकता था, आज बैंक खाली 95 रुपीज लेंड कर सकता है। तो याद हमेशा रखिएगा, जब सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो बढ़ेगा तो इसका मतलब बैंक के पास लेंड करने के लिए जो बैंक की जो लेंडिंग कैपेसिटी है वो क्या होगी? वो घट जाएगी। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? केवल एक आपका सही है, दूसरा आपका गलत है। तो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट बोला था, इसी वजह से आपका सही उत्तर बी हो जाएगा, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा है ना, करेक्ट नहीं पूछा है। तो चलो बी जो है वो आपका सही उत्तर है। अभी एक बार और एक्सप्लेन करूंगी सारे टर्म्स, बस ध्यान से सुनते चलिए। अब देखिए, विच इंस्ट्रूमेंट अलाउ बैंक टू बोरो ओवरनाइट फंड फ्रॉम आरबीआई अगेंस्ट द गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ठीक है, अगर बैंक को ध्यान दीजिए, रातों रात धन की आवश्यकता होगी तो वो आरबीआई से उधार लेगा। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बदले। रातों रात की बात हुई है, रातों रात धन उधार लेने की अनुमति। कौन सा साधन बैंक को सरकारी प्रतिभूतियों के बदले आरबीआई से रातों रात धन उधार लेने की अनुमति देता है? तो ये कौन सा है? ये आपका एमएसएफ है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है, अब ध्यान देना क्लास, जब आप आरबीआई की ऑफिशियल साइट पे जाओगे तो वहां पर आपको रेपो रेट दिखेगा। ठीक है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट दिखेगा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, बैंक रेट, फिक्स्ड रिजर्व, रेपो रेट, सीआरआर और एसएलआर। अब एक एक टर्म को मैं बहुत ध्यानपूर्वक समझाने जा रही हूँ, उसको आप लोग सुनिएगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा जो टर्म्स मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको सीआरआर एसएलआर बता दे रही हूँ, जो कि रिजर्व रेशियो है। ठीक है, यहाँ पर सीआरआर के सामने हमेशा कैश रख लिखिए और यहाँ पर एसएलआर के सामने हमेशा लिक्विडिटी रखिए। ठीक है, मतलब ये आपका कैश के फॉर्म में भी हो सकता है, गोल्ड के फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है, बॉन्ड्स के फॉर्म में भी हो सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है क्लास, लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है? ये दोनों रिजर्व रेशियो है, मतलब इन दोनों को आप संरक्षित कर रहे हैं, रिजर्व कर रहे हैं। तो कैश रिजर्व रेशियो जो है वो हमेशा कैश के फॉर्म में रिजर्व रहता है आरबीआई के पास। ठीक है, वो संरक्षित रहता है कैश के फॉर्म में हमेशा आरबीआई के पास। एसएलआर जो है वो कैश, गोल्ड, बॉन्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में रिजर्व रहता है बैंक के पास इटसेल्फ, मतलब बैंक अपने लॉकर में उसको ले जाकर रख दे रहा है लेकिन उसको यूज नहीं करेगा, लॉकर की चाबी आरबीआई को दे देगा। ठीक है, तो ये क्या है? ध्यान दीजिएगा, आरबीआई जो सेंट्रल बैंक है, ठीक है, जो सेंट्रल बैंक है वो बैंक्स को कहती है कि आपको अपने एनडीटीएल का नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का कुछ परसेंट जो है वो सीआरआर और एसएलआर के फॉर्म में रिजर्व करके रखना होता है। क्लियर हुआ क्लास? थोड़ा बहुत देखिए, जो चीज मैं आपको बता रही बहुत सावधानी से सुनिएगा और मैं बहुत सरल शब्दों में आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ। सीआरआर एसएलआर की जब मैं बात कर रही हूँ, एक आपका है कैश रिजर्व रेशियो, दोनों रिजर्व रेशियो याद रखिएगा, दूसरा है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, यहाँ पे एल मतलब लिक्विडिटी। जहां पर भी हमने लिक्विडिटी या तरलता की बात कर दी तो मतलब यहाँ पर जो भी रिजर्व रहेगा, ठीक है, वो आपका कैश, गोल्ड, बॉन्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में रहेगा। और इस एसएलआर को कहां पर रखा जाता है? बैंक के लॉकर में ही रख दिया जाता है, लेकिन बैंक उसको यूज नहीं करती। सीआरआर जो है वो कैश के फॉर्म में संरक्षित कर दिया जाता है, रिजर्व कर दिया जाता है आरबीआई के पास। ठीक है, अभी प्रेजेंट में देखिए सीआरआर 4% है और एसएलआर आपका 18% है। समझ में आया? बताइए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं बैंकों की जो कुल जमा राशि का, ठीक है, कुछ परसेंट नगद के फॉर्म में आरबीआई के पास रखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा
इसी तरीके से कुछ स्पेसिफिक परसेंटेज, यहाँ पर 18% अभी है, वो नगद या गोल्ड या बॉन्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में बैंक अपने पास रखती है अपने लॉकर में, लेकिन उसको यूज नहीं कर सकती है, ये याद रखिएगा। तो CRR SLR आपको समझ में आ गया, बताइए। चलिए अब यहाँ पर देखिए रेपो रेट की बात करते, कहीं पर भी कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे बताइएगा। मैं हमेशा आप लोगों के लिए एक चीज ध्यान में रखिएगा, मैं हमेशा एक डायग्राम बनाती हूँ या चार्ट बनाती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आज फिर बना दे रही हूँ। यहाँ पर ऐसे लिखिए CRR SLR, ठीक है। यहाँ पे लिखिए कैश ओनली, मतलब कैश के फॉर्म में ही खाली। यहाँ पर कैश के फॉर्म में भी, गोल्ड के फॉर्म में भी, बॉन्ड के फॉर्म में भी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में भी रखा जा सकता है। किसके पास कौन रखता है अपने पास? RBI रखता है, ठीक है। ये किसके पास रहता है? ये बैंक इटसेल्फ, बैंक के पास ही रहता है, ठीक है। ये याद रखिएगा। कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलता है कि जो SLR है उसमें इंटरेस्ट मिलता है, तो ये ध्यान रखिएगा RBI SLR पे इंटरेस्ट नहीं देती है। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात ये है कि जो बैंक ने अपने लॉकर में गोल्ड रखा है, बॉन्ड रखा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखी है, हो सकता है इसका प्राइस जो है वो टाइम के साथ बढ़ जाए। तो जब टाइम के साथ इसका प्राइस बढ़ेगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि इस पे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। लेकिन जब आप कैश के फॉर्म में ही किसी चीज को लॉकर में रखोगे तो उस पर तो आपको कोई भी उसका इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलता है कि ब्याज मिलता है SLR में, तो वो रीजन मेनली यही होता है। चलो अब हम लोग देखते हैं रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट। ये जो मैंने 2 टिक लगाया है, रेपो रेट देख लो कितना है, 6% है अभी, और रिजर्व रेपो रेट कितना है, 3.35% है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग रेपो रेट देखते हैं। अब कोई भी कॉमर्शियल बैंक है, ठीक है, कोई भी कॉमर्शियल बैंक है, उसे पैसे की आवश्यकता है, उसे कैश की आवश्यकता है, ठीक है, ठीक है। अब कोई कॉमर्शियल बैंक है, उसके पास बोरोवर आया, कहा कि भैया हमको थोड़ा लोन लेना है, तो बैंकर ये तो कहेगा नहीं कि भाई लोन तो बचा ही नहीं है, कैश ही नहीं बचा, कहाँ से लोन दे, ऐसा कहेगा नहीं वो, ठीक है। तो वो उस कंडीशन में क्या करेगा, वो कैश का इंतजाम करेगा। कहाँ से करेगा? RBI से, सेंट्रल बैंक के पास जाएगा और कहेगा हमें कुछ कैश दे दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए RBI किसको लेंड कर रही है? कॉमर्शियल बैंक को लेंड कर रही है। क्या लेंड कर रही है? कैश लेंड कर रही है, जिसको कि कॉमर्शियल बैंक अपने बोरोवर को लेंड कर सकता है। समझ में आ रहा है यहाँ पर? लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा, जब जो कॉमर्शियल बैंक है RBI से पैसे उधार में लेती है, लेंड करती है, तो वो कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या बॉन्ड रखती है। ये चीज याद रखिएगा, कुछ कोलेट्रल रखती है। समझ में आ रहा है? जब हम रिवर्स रेपो रेट की बात करते हैं, यहाँ पर भी कॉमर्शियल बैंक और RBI के बारे में ही हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर तो अभी रेपो रेट में कैश की जरूरत थी, मतलब जरूरत थी बैंक्स को। याद रखिएगा, बैंक जो है उसको कैश की आवश्यकता है, इसीलिए वो RBI से लेंड कर रही है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रख के, ठीक है। यहाँ पर कॉमर्शियल बैंक के पास एक्सेस में कैश है, मतलब कैश बहुत ढेर सारा हो गया कॉमर्शियल बैंक के पास, और वो अब चाह रही है कि ये कॉमर्शियल बैंक वो सेफली कहीं पर रख दे। तो वो RBI के पास जा रही है, कह रही है कि ये मेरा जो एक्सेसिव कैश है वो आप अपने पास रख लीजिए, ये रही गवर्नमेंट सिक्योरिटी। समझ में आ रहा है? बताइए। अभी जो ऊपर लिखा है डिक्रीजेस द मार्केट लिक्विडिटी, इंक्रीजेस द मार्केट लिक्विडिटी, ये मैं आपको बताऊंगी। बस यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है क्लास, जब भी हम रेपो की बात करेंगे, ठीक है, रेपो की बात करेंगे, तो यहाँ पर RBI जो है वो बैंक को क्या दे रहा है? पैसा दे रहा है, पैसे लेंड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम कह सकते हैं पैसे की डायरेक्शन किस तरफ से है? RBI से बैंक की तरफ है। RBI बैंक को पैसे दे रहा है, कैश दे रहा है, क्योंकि बैंक को कैश की आवश्यकता है। लेकिन जब हम रिवर्स रेपो की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर बैंक के पास कैश ज्यादा हो गया है, इस वजह से बैंक क्या कर रहा है? RBI को कैश दे रहा है, ठीक है। ये याद रखिएगा। क्लियर है क्लास? ठीक है। यहाँ पर मेन पर्पस क्या है? जब हम रेपो की बात कर रहे हैं तो कैश की जरूरत है। किसको कैश की जरूरत है? बैंक को कैश की जरूरत है, इसीलिए वो RBI से कैश लेंड कर रहा है, ठीक है। रिवर्स रेपो में क्या देखने को मिलता है कि बैंक के पास ज्यादा कैश हो गया है, इस वजह से वो अपने कैश को सेफ रखने के लिए RBI के पास जा रहा है।
सिक्योरिटी का क्या रोल होता है? लोन लेने के लिए बॉन्ड गिरवी रखता है। यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा, बॉन्ड गिरवी रखा जा रहा है दोनों केस में। यहाँ पर बैंक आरबीआई से लोन ले रहा है, कैश ले रहा है, ठीक है। जो पैसे का फ्लो है वो आरबीआई से बैंक की तरफ हो रहा है। रिवर्स रेपो में क्या होता है? जो कैश का फ्लो है ना, वो बैंक से आरबीआई की तरफ होता है। ये याद रखिएगा, समझ में आ रहा है? ठीक है। यहाँ पर डिपॉजिट करने के लिए बॉन्ड गिरवी रखा जा रहा है। यहाँ पर बैंक पैसों को डिपॉजिट कर रहा है, डिपॉजिट कर रहा है, और यहाँ पर बैंक पैसों को मांग रहा है, लेंड कर रहा है। ठीक है, बताइए, क्लियर है? तो आपको समझ में आया? कॉमर्शियल बैंक जब आरबीआई से पैसे मांगता है, लेंड करता है, कैश मांगता है, तो वो कुछ कोलेटरल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखता है, ठीक है, और आरबीआई से लेंड करता है। रिवर्स रेपो में क्या होता है? कॉमर्शियल बैंक जो है वो जो एक्सेसिव कैश है, जो उसके पास ज्यादा कैश है, उसको ले जाकर आरबीआई में डिपॉजिट करता है। समझ में आ रहा है? डिपॉजिट कर रहा है। तो यहाँ पर मनी का फ्लो जो है वो इस तरीके से है, और यहाँ पर मनी का फ्लो जो है वो इस तरीके से है। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर जो ऊपर स्लाइड्स में चीजें लिखी है उसको भी मैं एक बार आपको बताती हूँ। इंक्रीजेस द मार्केट लिक्विडिटी दिया गया है, ठीक है। अब देखो, अगर कॉमर्शियल बैंक के पास कैश कम होगा तो बोरोवर अगर उससे पैसे मांगने आएगा तो कॉमर्शियल बैंक या तो उससे इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज करेगा लोन पे, या फिर उसको मना भी कर सकता है। तो जब मना कर देगा तो बोरोवर के पास तो पैसे ही नहीं बचेंगे, मतलब बोरोवर के पास तो पैसे ही उसको नहीं मिलेंगे, कहाँ से बेचारा शॉपिंग करेगा। लेकिन अब सोचो, कॉमर्शियल बैंक के पास बहुत ढेर सारा पैसा आ गया है, बहुत ढेर सारा कैश आ गया है, तो वो क्या करेगा? बोरोवर को पैसे लेंड करेगा ना, और बोरोवर के लिए भी इजी हो जाएगा किसी भी कॉमर्शियल बैंक से पैसे लोन लेना, ठीक है। और जैसे ही बोरोवर जो है, हम और आप बैंक के पास जाएंगे, बैंक हमको करोड़ों रुपए दे देगा लोन में, तो हम क्या करेंगे? हम शॉपिंग करना शुरू कर देंगे, ठीक है। हमारे पास तरलता आ जाएगी, पैसे आ जाएंगे, हमको जो खरीदना है हम खरीदेंगे, हमारी डिमांड बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर अब देखो, हमें तरलता को कम करना है तो क्या करो? अगर तरलता को कम करना है तो ठीक इसी का अपोजिट कर दो, बैंकों के पास से पैसे जो हैं उसको कम कर दो। और जब बैंकों के पास कम पैसे होंगे तो वो अपने कस्टमर को, बोरोवर को कम पैसे लेंड करेंगे। अब जब बोरोवर को लेंड करने के लिए कॉमर्शियल बैंक के पास पैसे नहीं होंगे तो बोरोवर को भी तो वो कम पैसे देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? बोरोवर के हाथ में, हमारे आपके हाथ में उतनी तरलता रहेगी नहीं, पैसे आएंगे नहीं, ऑटोमेटिकली हमारी डिमांड घट जाएगी। आप बताओ, जब मंथ की स्टार्टिंग में आपकी सैलरी आती है तो आप सोचते हो इस बार ये खरीदूंगा, ये खरीदूंगा, ये खरीदूंगा, हाँ। जब मंथ के एंड में पैसों की कमी हो जाती है तो लगता है बस रेंट दे दो और खाना खा लो, बस हो गया, इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। तो जब भी हाथ में किसी के भी पैसे रहेंगे तो वो डिमांड करेगा, ये चीज याद रखिएगा। जब भी आपके हाथ में लिक्विडिटी रहेगी तो आप हमेशा डिमांड करेंगे, और जैसे ही आपके हाथ से लिक्विडिटी घटेगी तो आपकी डिमांड घट जाएगी। तो यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा, जब भी बैंकों के पास बहुत पैसा होगा तो वो कस्टमर्स को बहुत ईजिली पैसे लेंड कर देंगे, और कस्टमर भी आराम से जाकर बैंक से लोन ले लेंगे। लेकिन अगर बैंकों के पास खुद पैसे नहीं होंगे तो वो बोरोवर्स को, कस्टमर्स को इतनी आसानी से लेंड नहीं कर सकते हैं। तो यही चीज लिखी गई है, इंक्रीज द मार्केट लिक्विडिटी एंड डिक्रीजेस द मार्केट लिक्विडिटी। क्यों इंक्रीजेस द मार्केट लिक्विडिटी? क्योंकि यहाँ पर आरबीआई बैंकों को लेंड कर रहा है पैसे, और कॉमर्शियल बैंक्स के पास पैसे आ रहे हैं तो वो बोरोवर्स को भी पैसे देंगे। यहाँ पर रिवर्स रेपो रेट में डिक्रीज द मार्केट लिक्विडिटी, क्यों? क्योंकि कॉमर्शियल बैंक अपने जो कैश है, जो भी उसके पास है अमाउंट, वो ले जाकर आरबीआई में डिपॉजिट कर दे रहा है, जिसके वजह से उसके पास जो कैश है लेंड करने के लिए वो कम हो जा रहा है, तो बोरोवर्स के हाथ में भी कम पैसे होंगे। ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पर रेपो रेट हो गया और फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट हो गया, ठीक है। अब देखो, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। यहाँ पर एक क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, उसमें क्या दिया गया है? अगर बैंकों को रातों रात धन उधार लेने की आवश्यकता होगी
मतलब रातों रात बैंक को पैसे की आवश्यकता है तो वो कहां से पैसे मांगेगा, आरबीआई के पास से मांगेगा। लेकिन याद रखिएगा हमेशा एक कोलेट्रल रखना होगा और वो कोलेट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होंगी। समझ में आ रहा है, वो कोलेट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होंगी। ये आपका है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। यहाँ पर देख लीजिए एमएसएफ कितना है, 6.25% है। और ध्यान दीजिएगा जो एमएसएफ है वो हमेशा आपका रेपो रेट से ज्यादा है, ठीक है, 0.25% ये रेपो रेट से ज्यादा है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, रेपो रेट में बैंकों को पैसे की आवश्यकता हो रही है और बैंक पैसे आरबीआई से लेंड कर रहे हैं 6% पे। एमएसएफ में क्या हो रहा है, बैंकों को रातों रात पैसे की आवश्यकता हो गई, बहुत इमरजेंसी में पैसे की आवश्यकता हो गई, तो यहाँ पर भी बैंक आरबीआई से लेंड कर रहा है और लेंडिंग रेट जो है वो 6.25% है। दोनों में कोलेट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखी जाएगी, ये भी याद रखिएगा। क्लियर है। अब बैंक रेट एक शब्द है। बैंक रेट जो होता है ना वो लॉन्ग टर्म लोन के लिए होता है, लॉन्ग टर्म लोन के लिए। जैसे मैंने आपको बताया एमएसएफ जो है वो रातों रात बहुत इमरजेंसी है, बैंक को कैश की आवश्यकता है, तब वो एमएसएफ रेट पे लेगा, ठीक है। रेपो रेट, बैंक को कैश की आवश्यकता है, उसने आरबीआई से कहा मुझे कैश की आवश्यकता है, आरबीआई ने कैश दिया, कोलेट्रल हम दोनों जगह रख रहे हैं। लेकिन बैंक रेट में क्या होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लॉन्ग टर्म लोन की बात की जाती है, ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन की बात की जाती है। यहाँ पर भी बैंक आरबीआई से ही पैसा ले रहा है, लेकिन जो समय है वो दीर्घकालिक ऋण है, लॉन्ग टर्म लोन है, ये याद रखिएगा, ठीक है। बताइए क्लियर है। या वह रेट है जिसमें आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लंबी अवधि के लिए ऋण देता है, तो वो आपका बैंक रेट कहलाता है। चलिए, अच्छा, बैंक रेट में कोलेट्रल की आवश्यकता नहीं होती है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। रेपो रेट में कोलेट्रल की आवश्यकता होती है। जब हम ऋण की अवधि की बात करते हैं बैंक रेट में, यहां पर मैं बैंक रेट, ध्यान दीजिए आप एक मिनट, बैंक रेट और रेपो रेट के बीच में डिफरेंस लिख दो एक बार। ध्यान दीजिएगा क्लास, जो भी पॉइंट्स बता रही हूं, यहां पर लॉन्ग टर्म के लिए लोन लिया जा रहा है, ठीक है। यहां पे शॉर्ट टर्म के लिए, अल्पकालिक, यहां पर प्रतिभूति कोलेट्रल की आवश्यकता नहीं होती है, यहां पर सिक्योर्ड कोलेट्रल की आवश्यकता होती है, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में कोलेट्रल रखना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, रेपो रेट, फिक्स्ड रेपो रेट, बैंक रेट, एमएसएफ, ठीक है। अब बचा स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। यहां पर ध्यान रखिएगा क्लास, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जो है वो रिवर्स रेपो रेट की तरह ही है। रिवर्स रेपो रेट में हमने क्या देखा, जब बैंक को अपने कैश ज्यादा होता है तो वो अपना एक्सेसिव कैश ले जाकर आरबीआई में रख देता है, ठीक है, और कोलेट्रल भी रखता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में भी जो बैंक है वो कैश को ले जाके आरबीआई में ही रख रहा है, लेकिन यहाँ पर उसे कोई कोलेट्रल या गवर्नमेंट सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर एक बार मैं आपको बता दूं, ध्यान दीजिएगा, रेपो रेट, सुनिए, रेपो रेट, बैंक जो है वो आरबीआई से पैसे लेंड कर रहा है, ठीक है, लेंड कर रहा है, लोन ले रहा है। अभी रेपो रेट 6% है। एसडीएफ में क्या होता है, यहाँ पर बैंक के पास जो एक्स्ट्रा पैसे हैं ना, वो बैंक ले जाकर आरबीआई के पास डिपॉजिट करता है और उससे उस पर कुछ इंटरेस्ट मिलते रहते हैं, ठीक है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी क्या है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। यहाँ पर डिपॉजिट फैसिलिटी किसको दी गई है, बैंक्स को दी गई है कि वो अपना एक्स्ट्रा पैसे जो है, एक्स्ट्रा कैश जो है वो ले जाकर आरबीआई में डिपॉजिट करते, ठीक है। एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की बात हम करेंगे, तो यहाँ पर बैंक को जब रातों रात पैसे की आवश्यकता होती है तो बैंक इमरजेंसी में लोन ले सकता है, किससे, आरबीआई से। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो एमएसएफ होता है वो हमेशा रेपो रेट से आपका ज्यादा होता है। बैंक रेट क्या हो गया, जब बैंक को लॉन्ग टर्म में लोन की आवश्यकता होती है तो वो आरबीआई से लोन ले सकता है और यहाँ पर कोई भी कोलेट्रल की आवश्यकता नहीं होती है, ये 6.25% है। रिवर्स रेपो रेट में क्या है कि जब बैंक्स के पास एक्स्ट्रा पैसे हैं तो वो ले जाकर आरबीआई में रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बैंक है उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को एज अ कोलेट्रल रखना पड़ता है। ये कितना है, 5.75%, ठीक है, ये याद रखिएगा।
यहाँ पर देख लीजिए एसडीएफ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रिवर्स रेपो रेट। लॉन्च ईयर देखें तो रिवर्स रेपो रेट आपका 2000 के आसपास से यूज में है, लेकिन जब हम स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी की बात करेंगे तो ये 2022 में आपका इंट्रोड्यूस हुआ है। यहाँ पर क्या होता है, बैंक के पास जो एक्स्ट्रा पैसे होते हैं वो पैसे बैंक ले जाकर आरबीआई के पास, सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट कर देता है। रिवर्स रेपो रेट में भी क्या होता है, बैंक के पास जो अपना एक्स्ट्रा पैसा होता है वो बैंक ले जाकर आरबीआई के पास डिपॉजिट करता है। ठीक है, यहाँ पर बैंक को एसडीएफ में किसी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती है। रिवर्स रेपो रेट में जो बैंक है उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को गिरवी रखना पड़ता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। पर्पस क्या है एसडीएफ का, लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करना बिना गिरवी के। ठीक है, यहाँ पर लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करना विद गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करना मतलब क्या है, मैंने आपको बताया ना, अगर बैंक के पास ज्यादा कैश होगा, बैंक के पास बहुत कैश है, तो बैंक क्या करेगा, कैश को मतलब उनके यहाँ जो बोरोवर्स आ रहे हैं उनको भी पैसे देगा, कस्टमर को भी पैसे देगा, तो कस्टमर के पास भी पैसे ज्यादा हो जाएंगे, लिक्विडिटी ज्यादा हो जाएगी, मतलब मार्केट में पैसे ज्यादा है, मार्केट में पैसे ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा होगी। ठीक है, लेकिन अगर हमें लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करना है तो बैंकों के पास जो पैसे पड़े हुए हैं उनको कम कर दो। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, बैंक अपने पैसे ले जाके आरबीआई के पास रख देंगे। अब जब बैंकों के पास पैसे कम है तो बैंक जो है वो कस्टमर को कम पैसे बोरो करेंगे, और जब कस्टमर के पास कम पैसे होंगे तो हम कह सकते हैं उनकी डिमांड भी कम होगी। क्लियर क्लास, बताइए। चलिए, इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर मैंने आपको मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के बारे में बता दिया है। ये एक इमरजेंसी फंडिंग ऑप्शन है, मतलब रातों रात बैंक को पैसे की आवश्यकता हो गई, ओवरनाइट। ठीक है, तो याद रखिएगा जो बैंक है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को एज अ कोलेटरल, एज अ प्लेज रखकर ओवरनाइट लोन ले सकता है। किससे, आरबीआई से। ठीक है, रेपो रेट में क्या होता है, ये एक स्टैंडर्ड रेट होता है जिसमें कि बैंक जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को रख के आरबीआई से क्या कर सकता है, लोन ले सकता है। हमेशा याद रखिएगा जो एमएसएफ है वो 6.25% है, ये जल्दी अवेलेबल होता है, लेकिन यहाँ पर जो रेट है वो 6.25 है, जो कि आपके रेपो रेट से ज्यादा है। ये याद रखिएगा। अगर एमएसएफ और रेपो रेट में पूछा जाए कि किस रेट के थ्रू बैंकों को आरबीआई से जल्दी पैसा मिलेगा इमरजेंसी में, तो एमएसएफ के थ्रू, लेकिन एमएसएफ जो है वो रेट ज्यादा है, 6.25% है। एमएसएफ का पर्पस है बैंकों को इमरजेंसी लिक्विडिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, ये याद रखिएगा। इमरजेंसी शॉर्ट टर्म फंडिंग बहुत जरूरत है। एमएसएफ का जो इंटरेस्ट होता है वो रेपो रेट से +1% या हमेशा +% कुछ आपका ज्यादा होता है। ठीक है, बैंक को इमीडिएट फंडिंग की जरूरत होती है और वो नॉर्मल रेपो रेट से ज्यादा रेट पर पे करना चाहता है। अब आप सोचिए, कभी आपको इमरजेंसी फंडिंग की जरूरत होगी, आपको अभी तुरंत जरूरत है, तो आप कहोगे ना कि भाई ठीक है, आप मुझे अभी 100 रुपए दे दो, मैं आपको 10% इंटरेस्ट दे दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको 110 रुपए लौटा दूंगा। आपको पता है कि अगर आप सुबह तक का वेट कर लीजिए तो आपको यही 100 रुपए आपके कोई और रिलेटिव दे देंगे और वो आपसे 0% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। लेकिन अभी आप इमरजेंसी में हो, तो इसीलिए आपने एक ऐसी डील साइन कर ली जहां पर आपने 10% इंटरेस्ट पे भी आपने कहा मुझे दे दो, मैं 110 रुपए रिटर्न कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे अभी तुरंत फंड की आवश्यकता है। तो ऐसे बैंक के साथ होता है। एमएसएफ भले ही ज्यादा होता है, लेकिन जब बैंक को अर्जेंट इमरजेंसी में पैसों की आवश्यकता होती है तो वो ज्यादा रेट पर वो आरबीआई से लेंड कर लेता है और उसी को एमएसएफ कहते हैं। क्लियर? चलो अगला प्रश्न हम देखते हैं, यहाँ पर क्या दिया गया है। सूची 1 को सूची 2 के साथ हमें सुमेलित करना है। थोड़ा टाइम लेना है तो आप लोग थोड़ा टाइम भी ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है। आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको समझ में आया है कि नहीं। क्लास देखिए, कहीं पर भी कोई भी डाउट होता है, किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आप में से कई स्टूडेंट कह रहे हैं कि कुछ एक क्लास में शायद नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिपीट हो गए थे, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगी। कुछ हो सकता है कुछ उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस रिपीट कर दिए हैं, लेकिन अभी तो एकदम नए क्वेश्चन है, इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी ना।
तो यहाँ पर एक चीज मैं आपको बोल दूं, अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक में दिक्कत हो रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप में से किसी एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की थी मैम कमिटीज से रिलेटेड क्वेश्चंस को और करवा दीजिए, तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आने वाले क्लासेस में हम कमिटीज से रिलेटेड क्वेश्चंस को और सॉल्व कर लेंगे। अभी इस प्रश्न को देखिए, ध्यान दीजिएगा, एक तरफ कंट्री है, दूसरी तरफ ऑयल रिफाइनरीज है। तो बताइए कौन सी ऑयल रिफाइनरी किस कंट्री में आपके लोकेटेड है? सारातोवा, बताइए सारातोव कहां पर है? तो ये आपका, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट को हम बी से मैप, फर्स्ट को अगर हम देखें सारातोव, ये तो ये आपका है फॉर्मर सोवियत यूनियन में, ठीक है, पूर्व सोवियत संघ में। तो बी का फर्स्ट हो गया, बी का फर्स्ट एक ही जगह वैसे आपको दिया गया है। न्यू जर्सी आप सभी को पता है, न्यू जर्सी यूएसए में है, ठीक है। बरमजा कोलंबिया में है। मिना साउथ मिला अब्दुल्ला ये दक्षिण पश्चिमी एशिया में है। तो यहां पर आपका सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन प्रशांत महासागर की प्रमुख ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? तो बताइए कौन सा नहीं है? हम्बोल्ट, ओखोटस्क, कैलिफोर्निया, कैनारी। यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पैसिफिक ओशन की बात की गई है तो ध्यान दीजिएगा, पैसिफिक ओशन की बात की गई है क्लास। तो यहां पर अगर आप कैनारी देखेंगे तो ये अटलांटिक ओशन में है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसको हम मैप के फॉर्म में देखेंगे। यहां पर ध्यान दीजिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि सबसे पहले जब भी आप वर्ल्ड मैप लेते हैं आप ओशियंस को लोकेट कर लीजिए। जैसे ये पैसिफिक ओशियन है, इधर पैसिफिक ओशियन आपका हो गया, ठीक है। बताओ इधर अटलांटिक ओशियन हो गया, कोई दिक्कत? इधर अटलांटिक ओशियन हो गया। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? साउथ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है। साउथ अमेरिका में इधर आपका पेरू वाला रीजन है, पेरू, चिली ना। तो यहां पर आपको पेरुवियन करंट दिखती है, जिसको कि हम्बोल्ट करंट के नाम से भी जाना जाता है। अब इसकी जो डायरेक्शन है वो नीचे से ऊपर की तरफ है। मैंने आपको बताया था अगर ये इक्वेटर है क्लास और कोई करंट का डायरेक्शन जो है वो इक्वेटर से टुवर्ड्स द पोल है तो वो हमेशा आपकी हॉट करंट होगी, ठीक है। और जब भी किसी करंट का डायरेक्शन आपका पोल से इक्वेटर की तरफ है तो वो कोल्ड करंट होगी। तो यहाँ पर देख लीजिए, जब हम साउथ अमेरिका की बात करते हैं पेरुवियन करंट हमको यहाँ दिखती है, जिसको कि हम हम्बोल्ट करंट भी कहते हैं। इधर आपका पेरू का कोस्ट भी है उसी के नाम पे, ठीक है। ये आपकी कोल्ड करंट है। क्लियर है क्लास? इसी तरीके से हम इधर की तरफ चलते हैं, इधर आपको वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया करंट दिखेगी जो कि आपकी कोल्ड करंट है। अफ्रीका में अगर हम देखें इधर तो हमको इधर वेनेजुएला करंट दिखेगी जो कि आपकी कोल्ड करंट है। तो आप जब देखते हैं किसी भी कॉन्टिनेंट को, तो किसी भी कॉन्टिनेंट की कोई भी कॉन्टिनेंट है तो उसके जब हम वेस्ट साइड में देखते हैं तो वेस्ट साइड में हमें कोल्ड करंट दिख रही है। अब आप वर्ल्ड मैप में देखो कि हमें कौन कौन सा कॉन्टिनेंट साउथ में मिल रहा है। तो साउथ अमेरिका मिल रहा है, अफ्रीका मिल रहा है और ऑस्ट्रेलिया मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब इन कॉन्टिनेंट के वेस्ट में आपके कोल्ड करंट्स होंगी। तो चलो इनके वेस्ट की कोल्ड करंट्स को एक बार ध्यान पूर्वक देखो। मैंने आपको बताया ना, अगर आप चल रहे हैं आप साउथ में चले, इक्वेटर के नीचे चल रहे हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आपका कौन कौन सा कॉन्टिनेंट लाइक कर रहा है? साउथ अमेरिका, अफ्रीका का कुछ पोर्शन और ऑस्ट्रेलिया का। और हमें एक चीज पता है कि जब हम वेस्ट में चलेंगे तो हमें कोल्ड करंट दिख रही है। तो यहाँ पर सबसे पहली कोल्ड करंट हमको किधर? साउथ अमेरिका में दिखेगी। इधर पेरू रीजन है जिसको कि हम पेरुवियन करंट भी कहते हैं जो कि कोल्ड करंट है, या फिर हम्बोल्ट बोल्ट करंट कहते हैं। इसी तरीके से अफ्रीका वाले रीजन में हमको इधर की तरफ करंट दिखेगी जिसको कि हम वेनेजुएला करंट कहते हैं, ये एक कोल्ड करंट है। ऑस्ट्रेलिया में हम जब वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट की बात करेंगे तो ये आपका कोल्ड करंट है, ठीक है क्लास। बताइए कोई दिक्कत? चलिए अब इसी तरीके से हम लोग दूसरी तरफ चलते हैं, ईस्ट की तरफ। ईस्ट में जब हम साउथ अमेरिका के ईस्ट में जाएंगे तो आपको पता है इधर ब्राजील है ना।
तो ब्राजील में जब ईस्ट में ब्राजील है तो ब्राजीलियन करंट जो होगी वो कैसी होगी, वो आपकी हॉट करंट होगी। समझ में आ रहा है। इधर आपका मोजाम्बिक है तो मोजाम्बिक करंट आपका कैसे होगा, ये आपका ईस्ट में है तो ये हॉट करंट होगा। इसी तरीके से ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियाइन करंट जो है वो भी आपकी हॉट होगी। तो साउथ की करंट आपको याद हो गई होगी। बस थोड़ा थोड़ा लोकेशन अगर याद है तो आपको करंट कभी नहीं भूलेंगे। अब चलो हम लोग चलते हैं साउथ से नॉर्थ की तरफ। इधर चलते हैं। इधर आपको नॉर्थ अमेरिका दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा क्लास जो बता रही हूँ। इधर आपको नॉर्थ अमेरिका दिख रहा है, ठीक है। इधर अफ्रीका वाला रीजन है, ठीक है। इधर आपको साउथ अमेरिका भी दिख रहा है और ये आपका एशिया वाला रीजन हो गया। तो नॉर्थ अमेरिका में जब हम वेस्ट में जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हमें कैलिफोर्निया और इक्वेटोरियल करंट दिखेगी। क्लियर है क्लास, बताइए। इसी तरीके से जब हम यहाँ पर अफ्रीका के इस तरफ जाएंगे, वेस्ट में जाएंगे, तो इधर हमको कैनरी करंट दिखेगी जो कि कोल्ड करंट है, ध्यान दीजिएगा। अब यहीं पर अगर हम नॉर्थ अमेरिका में इधर की तरफ आएंगे तो लेब्राडोर दिखेगी आपको, यहाँ पे क्यूरोसिवो दिखेगी जब जापान की बात हम करेंगे। तो क्लास मैं आपको बस इतना कहना चाह रही हूँ कि आप लोग मैप लीजिए, एटलस लीजिए, एटलस में आप ड्रॉ करिए इक्वेटर को, विषुवत रेखा को ड्रॉ करिए और देखिए विषुवत रेखा के अगर हम साउथ में जाएं तो कौन कौन से कॉन्टिनेंट आपके लाई कर रहे हैं, और अगर हम नॉर्थ में जाएं तो कौन कौन से कॉन्टिनेंट लाई कर रहे हैं, और किस तरफ हमको कौन सी कोल्ड करंट मिल रही है। कोल्ड करंट अगर याद हो गया ना तो आप आराम से आप क्वेश्चन में आंसर को मार्क कर सकते हैं। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 5वें प्रश्न को ध्यान से देखिए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो बताइए, इसे कैबिनेट मिशन के आधार पर ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया। इस उपबंध द्वारा 15 अगस्त 1947 को भारत विभाजन हुआ। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की अगर हम बात करें तो क्या इसे कैबिनेट मिशन के आधार पर ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया था? नहीं, इससे माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन प्लान के आधार पर ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 को पारित किया था। तो यहाँ पर कैबिनेट मिशन जो लिखा है वो गलत है, ठीक है। इस उपबंध द्वारा 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ, ये आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर कौन सा सही है बोला गया है, तो केवल 2 जो है वो बिल्कुल सही है क्लास। आगे बढ़ते हैं। प्रमुख क्रांतिकारी संगठन एवं उनके स्थापना वर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से सही को सुमेलित करना है। तो बताइए, मित्र मेला 1899, अभिनव भारत 1902, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1928। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA, मैंने आपको बताया था HRA का गठन 1924 में हुआ था। HRA जो है वो HSRA आपका कब हुआ? 1928 में हुआ, ठीक है। इसमें सोशलिस्ट टर्म बाद में जोड़ा गया जब भगत सिंह भी इससे आके जुड़ते हैं, ठीक है। HRA का गठन आपका कानपुर में 1924 को हुआ था। HSRA सोशलिस्ट टर्म इसमें दिल्ली में जोड़ा गया 1928 में। तो ये यहाँ पर आपका HRA की बात की गई है, इस वजह से गलत है। यहाँ पर 1924 होना चाहिए। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के गठन में योगदान किनका किनका था? सचिन नाथ सान्याल का, योगेश चंद्र चटर्जी का, ठीक है। और बाद में आपको पता है भगत सिंह, उधम सिंह भी इससे आकर जुड़ते हैं और इसका नाम HSRA बनता है। अभिनव भारत की अगर हम बात करेंगे तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर V आ रहा है, तो यहाँ पर आपके जो सावरकर ब्रदर हैं वो अभिनव भारत से जुड़े हुए हैं, लेकिन इसका गठन 1902 में नहीं 1904 में हुआ है, ध्यान रखिएगा। मित्र मेला की बात करें 1899 में इसका गठन हुआ है और बरिंद कुमार घोष, जतिन नाथ बनर्जी, पुलिन दास इससे रिलेटेड है, याद रखिएगा। बरिंद कुमार घोष, जतिन नाथ बनर्जी और पी मित्र और पुलिन दास, ये सब। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? केवल 1 जो है वो आपका सही उत्तर है, बाकी 2 गलत है। अगला देखते हैं 7वां प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 के साथ हमें सुमेलित करना है। हिंदू धर्म संघ, हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, वे
हिंदू एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, इंडियन होम रूल सोसाइटी, भारत माता सोसाइटी। तो बताइए हिंदू धर्म संघ से रिलेटेड कौन है? यहां पर बाल गंगाधर तिलक होंगे। ठीक है, तो ए का आपका थर्ड हो गया ये, और यहां दिया गया है। बी का हिंदू एसोसिएशन ऑफ अमेरिका से रिलेटेड आपके सोहन सिंह भाकना है, यहाँ पे बी का फोर्थ 2 जगह दिया गया है। अब इंडियन होम रूल सोसाइटी, तो ये तो आप सभी को पता होगा, यहाँ पर कौन है इंडियन होम रूल सोसाइटी से? श्याम जी कृष्ण वर्मा। ठीक है, श्याम जी कृष्ण वर्मा, ये याद रखिएगा। इन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में लंदन में की थी। ये प्रश्न पूछा गया है आपके परीक्षा में। भारत माता सोसाइटी अम्बा प्रसाद, तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न। इंडिपेंडेंस कमिटी की बात की गई है। इंडिपेंडेंस कमिटी का जो गठन है वो 1915 में हुआ है। इसे हम जिम्मरमैन योजना के नाम से भी जानते हैं। तो बताइए यहां पर आपका सही उत्तर क्या है? तो यहां पर देखिए 1915 की अगर हम बात करें तो 1915 में बरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, भूपेन्द्र दत्त एवं हरदयाल के नेतृत्व में जर्मनी फॉरेन ऑफिस के सहयोग से इंडिपेंडेंस कमेटी का गठन हुआ था, जो कि बिल्कुल सही है, और इसे जिम्बरमैन योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सी आपका सही उत्तर है। क्लास, मुझे थोड़ा समय देना चाहिए आप लोगों को प्रश्नों को पढ़ने का। मुझे लग रहा है मैं बहुत जल्दी आंसर दे रही हूँ। अभी मैं क्या करूंगी, आप लोगों को थोड़ा समय दूंगी। अब इसको अरेंज करिए। निम्नलिखित घटनाओं का तिथि अनुसार सही क्रम बताइए। चलिए बताइए। शिमला कॉन्फ्रेंस, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन एंड वेबल प्लान। सही उत्तर क्या होगा? बताइए क्लास। तो आप सभी को पता है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अनाउंस कर दिया कि जो भारत है वो हमारी तरफ से लड़ेगा। ठीक है, बोला था ना कि भारत जो है वो युद्ध में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारा साथ देगा, जिसके चलते इंडियन नेशनल कांग्रेस नाराज हो गई। उन्होंने कहा कि ये क्या चल रहा है, आज इंडियन नेशनल कांग्रेस इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है भारत में, आपको एक बार भी जरूरत नहीं महसूस हुई, ब्रिटिशर्स को एक बार भी जरूरत नहीं महसूस हुई कि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर से एक बार डिस्कस करे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत उनका साथ देना चाह भी रहा है कि नहीं। आपने सीधे अनाउंस कर दिया, तो ये तो गलत है। इसके चलते आपको पता है कि आईएनसी जो है वो रिजाइन भी कर देती है, जो आईएनसी के जो मेंबर्स होते हैं वो रिजाइन भी कर देते हैं। और बाद में मुस्लिम लीग जो है 22 दिसंबर 1939 को डे ऑफ डिलीवरेंस भी मनाती है। मैं थोड़ा सा आपको स्टोरी बता रही हूं क्लास कि 1939 में क्या होता है। देखिए आपको पता है, सबसे पहले अगर हम देखें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत 1937 में इलेक्शन कराए जाते हैं, जिसमें आईएनसी जो है बहुत से प्रांतों में बहुमत से जीतती है और एक मेजर पार्टी भारत में उभर के आती है। लेकिन क्या होता है 1939 में बिना आईएनसी से पूछे जो ब्रिटिशर्स हैं वो अनाउंस कर देते हैं कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से बिना पूछे ही कि जो भारतीय मेंबर्स हैं वो वर्ल्ड वॉर 2 में हमारी तरफ से लड़ेंगे, जिसके चलते आईएनसी के मेंबर्स रिजाइन कर देते हैं ना। और मुस्लिम लीग 22 दिसंबर 1939 को डे ऑफ डिलीवरेंस मनाती है। तो यहां पर ये चीज आपको पता है। अब एक चीज तो क्लियर थी कि जो इंडियंस हैं वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स को इंडियंस का सपोर्ट चाहिए। तो अब ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, लालच देंगे। तो सबसे पहला लालच जो ब्रिटिशर्स देते हैं वो ऑगस्ट ऑफर होता है। अगस्त ऑफर के बाद अगर हम देखें तो क्रिप्स मिशन होता है, जिसको कि पोस्ट डेटेड चेक कह दिया जाता है। बताइए
क्लास, थोड़ा सा आपको रिलेट कर पा रहे हैं? तो क्रिप्स मिशन आपका कब आता है? 1942 में आता है। इसके बाद हम देखते हैं वेवल प्लान, तो आपका 1945 में आता है, और वेवल प्लान को डिस्कस करने के लिए शिमला कॉन्फ्रेंस होती है जून 1945 में, और कैबिनेट मिशन जो है वो तो 1946 में आता है। तो ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, यहाँ पर 2, 4, 1, 3 होगा। बस मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि जो इंडियंस हैं वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करें, इसलिए इंडियंस को एक ऑफर दिया जाता है विद टर्म्स एंड कंडीशन, जिसको कि हम ऑगस्ट ऑफर कहते हैं। जब हम ऑगस्ट ऑफर के डोमिनियन स्टेटस की बात करते हैं या क्रिप्स मिशन के डोमिनियन स्टेटस को देखते हैं, तो हम क्या कहते हैं? ये सब तो पोस्ट डेटेड चेक है, कोई मतलब नहीं है इन सब का। अब तो हमको डोमिनियन स्टेटस चाहिए ही नहीं, अब तो हम पूर्ण स्वराज की बात करें, और ये पूर्ण स्वराज की बात तो हमने 1929 को ही डिक्लेयर कर दी लाहौर सेशन में ही। तो अब आप कहिए कि एक बार लड़ाई खत्म हो जाने दीजिए तो हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन करेंगे सॉरी, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इंडियन मेंबर्स होंगे जो कि भारत के संविधान को लिखेंगे और डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड करेंगे, इन सब का कोई मतलब नहीं है। अब हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। तो यहाँ पर 2, 4, 1, 3 आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ती हूँ। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन है, दूसरा कारण है। भारत छोड़ो आंदोलन एक स्वतःस्फूर्त आंदोलन था। इस आंदोलन के संचालक की कोई भी रूपरेखा तैयार नहीं की गई। देखिए, अभी तक हमने जितने भी आंदोलन को देखे थे, जैसे अगर हम बात करें नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन की बात करें, सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें, तो यहाँ पर आपको दिख रहा था कि कुछ लीडर्स थे। जैसे इंडिविजुअल सत्याग्रह की भी बात करें तो यहाँ पे विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू आपके दूसरे सत्याग्रही थे। तो हर मूवमेंट को कोई ना कोई लीडर लीड कर रहा था। लेकिन जब क्विट इंडिया मूवमेंट की बात आई ना, तो यहाँ पर आपके जो मेन लीडर्स थे उनको तो अरेस्ट कर लिया गया था, और क्विट इंडिया मूवमेंट में एक नारा करो या मरो का दे दिया गया था, और बोला गया था यहाँ पर हर देशवासी को इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना है। कोई 2-3 लीडर इस मूवमेंट को आगे नहीं बढ़ाएंगे, यहाँ पर हर देशवासी को इन्वॉल्व होना है, करो या मरो। 1942 के जो आंदोलन की कोई भी तैयारी नहीं की गई थी, ना ही अगर हम देखें आंदोलन के संचालन की कोई रूपरेखा तैयार की गई थी। इसी वजह से कहा जाता है यह एक स्वतःस्फूर्त आंदोलन है। समझ में आ रहा है? जिसमें विद्यार्थी, किसान, निम्न मध्य वर्ग के लोग, औरतें, बच्चे सब शामिल थे। तो यहाँ पर आपका ए जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। संविधान में संशोधन संसद एवं राज्य विधानमंडल दोनों के द्वारा किया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक में स्वीकृति देना राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति है। तो बताइए यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सा सही नहीं है बताइए। हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की बात करेंगे, संविधान के संशोधन की बात करेंगे, तो इसे केवल संसद द्वारा ही किया जा सकता है, राज्य विधानमंडल द्वारा नहीं किया जा सकता है। ये आपका बिल्कुल गलत है। यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर का कोई रोल नहीं होता है, यहाँ पर हाउस ऑफ पार्लियामेंट की बात होती है। संविधान संशोधन विधेयक पर स्वीकृति देना राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति है, ये आपका गलत है। जब भी संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति के समक्ष रखा जाता है, भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति को अनुमति देना यहाँ पर अनिवार्य होता है। यहाँ पर डिस्क्रिशनरी पावर राष्ट्रपति की नहीं होती है। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट आपके बिल्कुल गलत है। उत्तर सही क्या हो जाएगा? सी। आगे देखते हैं 12वें प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। विधायिका एवं कार्यपालिका सरकार के केवल 2 ही अंग हैं। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे पर आश्रित होती है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? करेक्ट स्टेटमेंट बोला गया है। हम क्या 2 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं या फिर 3 ब्रांचेस की बात करते हैं? हम लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की बात करते हैं। ठीक है, हम किसकी बात करते हैं? न्याय,
पालिका की बात करते हैं, जुडिशरी की, तो यहाँ पर केवल 2 नहीं 3 होती है। इन पार्लियामेंट्री सिस्टम एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। यही तो मेन फीचर होता है संसदीय व्यवस्था का। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। जो विधायिका है कार्यपालिका को न केवल नियंत्रित करती है बल्कि इससे नियंत्रित होती भी है। समझिएगा, ना केवल नियंत्रित करती, बस इससे नियंत्रित होती भी है। तो दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो यहां पर आपका सही स्टेटमेंट क्या होगा? केवल 2। 13वां प्रश्न देखिए, निराला आर्ट गैलरी उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? प्रयागराज, लखनऊ, आगरा या फिर बनारस? तो यहां पर आपका सही उत्तर है प्रयागराज। 14 प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ड्रोनिका सिटी गाजियाबाद में स्थित है, प्लास्टिक सिटी आगरा में स्थित है। बताइए। तो ड्रोनिका सिटी जो है वो गाजियाबाद में स्थित है, सही है। प्लास्टिक सिटी जो है वो आगरा में नहीं, कानपुर और औरैया में स्थित है। दूसरा गलत, तो केवल ए आपका सही उत्तर है। प्लास्टिक सिटी कानपुर औरैया, निकिडा सिटी कानपुर उन्नाव, टॉय सिटी वेब सिटी ग्रेटर नोएडा, ड्रोनिका सिटी गाजियाबाद। 15 प्रश्न को देखते हैं, उत्तर प्रदेश में नगरीकरण का प्रतिशत कितना है? 20, 25, 27, 30? बताइए। उत्तर प्रदेश में अगर हम नगरीकरण की बात करें तो इसका प्रतिशत कितना है? इसका प्रतिशत आपका 22.3% है, 22.3%, जो कि लेस देन 25% है। अगला देखिए, दधीची कुंड कहां पर है? तो ये तो आपका कहां पर है दधीची कुंड? मिश्रिक में है। नैमिषारण्य में 80,000 ऋषियों की तपोभूमि मानी जाती है नैमिषारण्य। तुलसीदास जी की जन्मस्थली कौन सी है? राजापुर है। श्री राधा जन्मस्थल कहां पर है? रावल में है। 17 प्रश्न को देखते हैं, बरुआ सागर, बखीरा, फुलहर झील, देवरिया। चलिए, बखीरा मैंने आपको बताया था, ऐसे याद कर लीजिए, कबीर जी को खीरा पसंद है, तो बखीरा संत कबीर नगर, बी का 3rd 2 जगह दिया गया है। फुलहर झील कहां पर है? पीलीभीत में है। सी का 4th यहां दिया गया। उत्तर क्या होगा? बरुआ सागर कहां पर है? झांसी में है। देवरिया ताल कहां पर है? कन्नौज में। 18 प्रश्न को देखते हैं, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में क्या क्या आते हैं? कच्चा जूट, कपास से बना धागा, जूट वस्त्र आदि। तो बताइए। तो यहां पर जो आपका सही उत्तर है वो है 1, 2, 3, तीनों आपके एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में आते हैं। 19 प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे रणनीतिक क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है? बिजली को, कोयला को, बैंकिंग को या फिर कृषि को? तो स्ट्रैटेजिक सेक्टर में आपका कृषि नहीं आता है। परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, रक्षा, दूरसंचार, बिजली, खनिज, बैंकिंग, बीमा, ये सब जो है वो आपके रणनीतिक क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर को नहीं किया जाता। ब्रोमीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ब्रोमीन एक द्रव्य धातु है या आंसू लाने वाली गैस एवं अन्य विषैली गैसों के बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो बताइए यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा? ब्रोमीन जो है वो आपका एक लिक्विड मेटल है। बताइए, ब्रोमीन एक लिक्विड नॉन मेटल है, मेटल नहीं है। क्या है? नॉन मेटल है। इस वजह से पहला स्टेटमेंट तो आपका गलत हो गया। हाँ, कहा जाता है इसका जो यूज है वो टीयर गैसेस या अदर टॉक्सिक गैसेस बनाने में प्रयोग किया जाता है इसका।
तो यहां पर आपका सही उत्तर केवल बी होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, धातु नहीं है, नॉन मेटल है। ग्लेवनाइजेशन की बात की गई है, जस्तीकरण की बात की गई है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसमें लोहे को गलित जस्ते में डुबाया जाता है। फिर दूसरा है, या लोहे को जंग लगने से बचाता है। तो बताइए, अगर लोहे को हम मोल्टन जिंक में, जस्ते में डुबा दे तो लोहे पर जस्ते की, जिंक की एक परत पड़ जाती है और उसी को हम ग्लेवनाइजेशन कहते हैं। बिल्कुल सही है। जस्ते की परत से क्या होता है, जब भी लोहा जल के संपर्क में आता है तो उसमें जंग नहीं लगता है। समझ में आ रहा है? जंग से बचाने के लिए, रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। सी आपका सही उत्तर है। अगला हम देखें, बेस यूनिट ऑफ मास, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। बताइए, यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा? यूनिट ऑफ मास किलोग्राम, ठीक है। यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। ओम जो है वो किसकी है? रेजिस्टेंस की है। किसकी है? रेजिस्टेंस की। इलेक्ट्रिक करंट की हम बात करते तो क्या है? एम्पियर है। तो क्या गलत हो गया? दूसरा गलत है। सही कौन सा? 1 और 3, बी सही उत्तर है। 23rd, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है। संविधान संशोधन से रिलेटेड, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात अनुच्छेद 368 में की गई है, जो कि भाग 20 का हिस्सा है। 28 देखिए, कंसिडर द 24 देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द साउंड। साउंड डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम फॉर द ट्रांसमिशन। टेम्परेचर हैज नो इफेक्ट ऑन द स्पीड ऑफ साउंड। तो बताइए, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। अगर कहीं पर वैक्यूम है तो वहां पर ध्वनि ट्रेवल नहीं कर सकती है। वैक्यूम में आपको साउंड नहीं सुनाई देगा। तो साउंड ऑलवेज रिक्वायर अ मीडियम, ऑलवेज रिक्वायर अ मीडियम फॉर ट्रांसमिशन। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। डज नॉट नहीं, साउंड ऑलवेज रिक्वायर्ड अ मीडियम। टेम्परेचर हैज नो इफेक्ट ऑन द स्पीड ऑफ साउंड, ये भी गलत है। ध्वनि के वेग पर ताप का प्रभाव पड़ता है। अगर बोला जाए कि जो ताप है उसको 1 डिग्री सेल्सियस से उसको बढ़ा दिया जाए तो ध्वनि के वेग में आप देखेंगे वृद्धि होगी, हमेशा वृद्धि होगी। तो जब भी ताप बढ़ेगा ध्वनि के वेग में वृद्धि देखने को मिलेगी। अब आप खुद सोचिए, ठंडक में आवाज धीमी सुनाई देती है, गर्मी में कितनी तेज सुनाई देती है। तो यहां पर आपके दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल गलत है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला हम देखें, फ़ारेनहाइट स्केल से, पैमाने से रिलेटेड है। इसमें पानी के हिमांक को 81 डिग्री कर लीजिए, इसको 1810 चिन्हित किया जाता है। इसे जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक फ़ारेनहाइट ने सन 1710 में बनाया था। ठीक है, 1710 की बात अगर हम करें, इसे जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक फ़ारेनहाइट ने सन 1710 में बनाया था। सही है, लेकिन इसमें पानी के हिमांक को 1810, ये आपका 1810 में 81 डिग्री, ठीक है, ये याद रखिएगा, 81 डिग्री इसको करिए, 1810 नहीं। जो डिग्री है ना यहाँ पर, ये आपका 0 हो गया है गलती से, प्रिंटिंग मिस्टेक। तो फ्रीजिंग पॉइंट अगर हम देखें तो वो आपका कितना है? वो आपका 32 डिग्री है, ये याद रखिएगा। ठीक है क्लास, आप समझ पा रहे हैं? यहां पर जो डिग्री है वो आपका गलती से वो 0 बन गया है, उसको आप लोग सही करिए। अब बताइए, फ्रीजिंग पॉइंट जो है पानी का, वाटर का, वो
फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होता है? 81 डिग्री होता है। गलत है, वो आपका 32 डिग्री होता है। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जो कि आपका 0 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है अगर हम सेल्सियस स्केल में देखें। तो इस वजह से ये आपका गलत हो गया। 810 तो बहुत ही ज्यादा हो गया, ठीक है। तो इसको करिए 81 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, नहीं 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जो कि इक्विवेलेंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस से, ठीक है, याद रखिएगा। जो दूसरा स्टेटमेंट है वो तो आपका बिल्कुल सही दिया गया। इसमें बोला गया कौन सा सही नहीं है, इस वजह से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? केवल एक जो है वो आपका सही नहीं है, ठीक है क्लास, कोई कंफ्यूजन नहीं हुई। चलिए 26वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। मैकॉले कमिटी से रिलेटेड प्रश्न है ये। मैकॉले कमिटी वाज फॉर्म्ड इन 1854 फॉर सिविल सर्विसेज। अंडर द एक्ट 1919 फेडरल पब्लिक कमीशन एट सेंट्रल लेवल एंड प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन इन द प्रोविंस वेयर एस्टैब्लिश। तो बताइए यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा? करेक्ट बोला गया। तो मैकॉले कमिटी जो थी वो 1854 में आपकी गठित हुई थी। ये सही है कि गलत? ये बिल्कुल सही है, ध्यान दीजिएगा। अंडर द एक्ट 1919 ये गलत है। 1935 एक्ट के तहत अगर हम देखेंगे तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का सेंट्रल लेवल पे गठन हुआ और प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन प्रोविंस में, ना कि 1919 एक्ट में। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? केवल एक जो है वो बिल्कुल सही है, दूसरा गलत है। एक बार देख लेते हैं। सिविल सेवा के लिए 1854 में मैकाले कमेटी का गठन हुआ था। पहले भारतीय सिविल सेवक सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, ठीक है। वे सिविल सेवा में 1863 में चयनित हुए थे। याद रखिएगा पहले कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर थे और 1863 में वो चयनित हुए थे। दूसरे की अगर हम बात करेंगे रमेश दत्त थे, जिनका की चयन 1869 में हुआ था। 1886 में लॉर्ड डफरिन ने लोक सेवाओं पर एचिसन समिति का गठन किया था। ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता ना एचिसन कमिटी जो है वो कब गठित हुई थी? 1886 में। किसके, कौन था उस समय वाइसरॉय? लॉर्ड डफरिन था। सुभाष चंद्र बोस सिविल सेवा में 1920 में चयनित हुए थे, किंतु एक वर्ष के अंतर ही उन्होंने अपना इस्तीफा भी दे दिया था। और 1935 के अधिनियम के तहत केंद्रीय स्तर पर संघीय लोक सेवा आयोग और प्रांतों में प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। क्लियर हो गए? चलो आगे बढ़ते हैं 27 क्वेश्चन को। 27 क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 27 क्वेश्चन में आप सभी को पता है आर्टिकल 17 की अगर हम बात करें क्लास, तो आर्टिकल 17 में हम अनटचेबिलिटी की बात करते हैं, प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है, ये याद रखिएगा। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी बोला जाता है, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात होती है, ये बिल्कुल सही है। द टर्म अनटचेबिलिटी इज डिफाइंड इन आर्टिकल 17, एकदम गलत है। कहीं पर भी अनटचेबिलिटी को डिफाइन नहीं किया गया है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। तो केवल दो जो है वो आपका इनकरेक्ट है, पहला करेक्ट है। 28 देखते हैं। 28 को देखिए, 2 रीजंस दिए गए हैं, एजर्शन और रीजन बेस्ड प्रश्न है। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, एजर्शन रीजन बेस्ड। ध्यान देते हैं। थंगन कमिटी फॉर्म्ड इन 1989 रिकमेंडेड गिविंग कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। 1989 में थुंगन समिति ने स्थानीय शासन व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की थी। 73rd और 74th वे संविधान संशोधन अधिनियम 1992-1993 के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। तो आपको बिल्कुल पता है, बिल्कुल सही। जब हम बात करते हैं 1989 में बनी थुंगन समिति ने स्थानीय शासन व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की थी। और आपको पता है 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1992 में और 1993 में हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और म्युनिसिपैलिटी को संवैधानिक दर्जा दिया। बिल्कुल सही है, तो ए आपका सही उत्तर है। 29 देखते हैं, लोकायुक्त से रिलेटेड। लोकायुक्त जो है इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लोकायुक्त की सिफारिशें सलाहकारी प्रकृति की होती है या पुनर्नियुक्ति का पात्र होता है।
तो बताइए लोकायुक्त जो है उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है, गवर्नर के द्वारा की जाती है। पहला गलत है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट देखें हम, द रिकमेंडेशन ऑफ लोकायुक्त आर एडवाइजरी इन नेचर, सही है। दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, नहीं, पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते। तो यहां पर 1 और 3 आपका गलत है, सही कौन सा है? केवल 2। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न। यहां पर आपको यूनिट से रिलेटेड प्रश्न है। बताइए टेम्परेचर को हम किस में मापते हैं? केल्विन में ना, केल्विन में, सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में। हीट को जूल में। बताइए उष्मा को, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस को, और फ्रीक्वेंसी की बात की गई है। फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में, ठीक है। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की बात करेंगे तो फराड में, हीट को जूल में। तो मैच कर लीजिए, यहां पर आपको सी सही उत्तर मिल जाएगा। अगला देखते हैं, किसी हॉल में ध्वनि स्रोत को बंद करने के बाद भी ध्वनि का कुछ देर तक सुनाई देना क्या कहलाता है? The reason for hearing the sound for a while even after the sound source is stopped in a hall is known as, बताइए। रेजोनेंस, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन या फिर रिफ्लेक्शन। तो इसे रेजोनेंस कहते हैं, ठीक है। ए आपका सही उत्तर है। अगला देखते हैं 32। उष्मा के चालन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंडक्शन की बात की गई है, हीट कंडक्शन की। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट पूछा गया है। मॉलिक्यूल मूव टू डिफरेंट प्लेसेस बाय लीविंग देयर पोजीशन, ठीक है। इससे अणु स्वयं अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर जाते हैं। जब किसी भी चीज को आप हीट करते हैं तो यहां पर जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो एटम्स हैं, वो मूव करने लगते हैं एक जगह से दूसरी जगह, सही है। लोहे की छड़ को आग में डालने पर छड़ का दूसरा सिरा गर्म होना इसका उदाहरण है। बताइए यहां पर। अच्छा, यहां पर एटम याद रखिएगा, यहां पर जब हम बात करते हैं अणु की, यहां पर इसमें अणु स्वयं अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर जाते हैं। यहां पे बोला गया कौन सा करेक्ट है? यहां पर जो मैटर के अणु है ना, देखिए ध्यान से पढ़िएगा, मॉलिक्यूल मूव्स टू डिफरेंट प्लेसेस बाय लीविंग देयर पोजीशन। जो मॉलिक्यूल्स है ना, वो उष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसफर करते हैं, अपना स्थान वो नहीं छोड़ते। यहाँ पर जो एनर्जी है, जो उष्मा है, जो हीट एनर्जी है, उसको मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, ना कि वो अपनी प्लेस को छोड़ देते। इस वजह से ये आपका गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। ऊर्जा संचालन की अगर हम बात करें, इसमें क्या होता है, जो मैटर के जो अणु होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा को ले जाते हैं, परंतु अणु अपने स्थान को नहीं छोड़ते हैं। या ऐसा नहीं कि अणु अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर ले जाते, नहीं, वो ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। इसी वजह से हम देखते हैं ना, जब आप आयरन की रॉड को गर्म करते हो तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या करते हैं, जो मैटर के जो वो है एटम्स, वो एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं, और आप देखते हो कुछ समय बाद दूसरा जो हिस्सा है वो भी गर्म हो जाता है। जब लोहे की छड़ को आग में डालते हैं तो लोहे का जो एक अणु है वो गर्म होता है, फिर दूसरा अणु गर्म होता है, फिर तीसरा, और इसी प्रकार हम देखते हैं हीट ट्रांसफर होती है यहाँ से यहाँ तक। लेकिन यहाँ पर अणु अपनी जगह को नहीं छोड़ रहे हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसी में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। तो यहाँ पर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला देखते हैं 33वां प्रश्न। 33वें प्रश्न को ध्यान से देखिए, क्लास क्या दिया गया है, स्टेट फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड दिया गया है। इनका गठन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। इससे संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 280 में दिया गया है। तो बताइए, जब हम स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं तो इनका गठन गवर्नर द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही। लेकिन क्या इसका प्रावधान 280 में दिया गया? नहीं। यहाँ पर तो हम फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं। स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात जब हम करते हैं तो हम कहाँ बात करते हैं, आर्टिकल 243I में करते हैं और 243Y में करते हैं, ना कि 280 में करते हैं ना।
स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात जब हम करते हैं तो दे आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नर, और किस अनुच्छेद में दिए गए, 243 में दिए गए, जब हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और हम म्युनिसिपैलिटी की बात करते हैं वहां पर। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, केवल एक जो है वो सही है, बी आपका गलत है। अगला देखते हैं 34, दिल्ली सल्तनत पर सबसे लंबे समय तक कौन सा राजवंश ने शासन किया था? बताइए, गुलाम, खिलजी, लोधी या फिर तुगलक? तो यहाँ पर तुगलक आपका सही उत्तर है। दीवाने आरिज की बात करते हैं। दीवाने आरिज जो है उसका चीफ अर्ज-ए-मुबालिक नाम से जाना जाता है। इस विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। तो बताइए, आरिज-ए-मुबालिक की अगर हम बात करेंगे तो ये एक सैन्य विभाग था, ठीक है। और आरिज-ए-मुबालिक विभाग को हम दीवाने अर्ज नाम से भी जानते हैं। इसकी स्थापना किसने की थी? बलबन ने की थी। और इसको आगे किसने बढ़ाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, याद रखिएगा। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और क्लास, आज के सेशन का ये आखिरी प्रश्न था। आज के सेशन को अब हम यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कहीं पर भी कोई भी दिक्कत हो रही हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे जरूर बताइएगा। आने वाले क्लासेस में हम कमिटीज से रिलेटेड और क्वेश्चंस को देखेंगे। आप में से किसी स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया था, उसकी चिंता आप लोग बिल्कुल नहीं करेंगे। अपनी पढ़ाई में ब्रेक मत लगाइएगा, रेगुलर पढ़ते रहिएगा। और कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी दीजिएगा क्लास। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में बताइए। आशा करती हूँ ये क्लासेस आपके लिए यूजफुल हो। धन्यवाद क्लास, थैंक यू।